एवरीवन, सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोगों ने कल जो है किया था, यही मुख्य सेविका का आपका आंसर की पूरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो वो हमारा फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर था और ये हमारा सेकंड मीटिंग यानी कि द्वितीय पाली का पेपर है, जो वही सेम डे ही हुआ था। एक फर्स्ट मीटिंग का था और एक सेकंड मीटिंग था। तो आज जो हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे वो आपकी होगी सेकंड मीटिंग वाली। और इसमें भी जैसे हम लोगों ने कल मतलब क्वेश्चन प्लस आंसर था, मतलब वन लाइनर करके ऐसे ही आंसर की आई है, तो इस वजह से हम लोग वैसे ही सेम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैंने आपको बताया था कि आप क्या बोलते हैं उसको, आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, वन लाइनर नोट्स, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए सब चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो आप टीजीटी वगैरह में तो बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी के लिए बेहतर है इसमें। बाकी जो है वो आपके नेट के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जो काफ़ी मतलब अच्छे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं, और थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा गया है। तो जैसे आपको पता है कि आपके नेट के मतलब नेट के एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, इस वजह से आप वन लाइनर नोट्स जरूर उसका बना लें जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट इसमें लग रहा है, और इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि इसमें जो आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर वो हमारे काम का नहीं रहेगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है हम लोग होम साइंस का स्पेशली देखने के लिए आए हैं। तो चलिए, पहला सवाल हम लोगों का है कि सीमा क्या है। सीमा, एक नई माँ अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर के चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। तो इनकी समस्या क्या हो सकती है? इनकी समस्या जो है, एक सेकेंड, तो इनकी समस्या हो सकती है गलत स्तनपान लैच, यानी कि इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग लैच, मतलब कि बच्चे को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जा रही, तो इस वजह से बच्चे को ये समस्या आ सकती है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मातृ मृत्यु दर क्या मापती है। यहाँ पर आपकी एमएमआर की बात हो रही है, जिसको हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो सीधे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी रिप्रोडक्टिव एज की मदर होती हैं, उनको 15 से 45 साल की मतलब जितनी महिलाएं हैं, मतलब आप ये समझिए कि एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में 15 साल से लेकर के 45 वर्ष तक की जितनी महिलाएं हैं, उनका मतलब उनमें कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब क्या बोलते हैं, बच्चा डिलीवर करते समय या प्रेगनेंसी में उनकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से ये मापा जाता है। तो यहाँ पर जो मापा जाता है ये पूरा आपका 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या जो है मापी जाती है। इसलिए यहाँ पर आंसर तो पहले ही सब, एक मिनट सॉरी, हाँ आंसर तो इसमें देखिए पहले सब दे रखा है, आपको कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का 1 लाख जीवन मृत्यु दर पर मातृ मृत्यु की संख्या। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है और उल्टी बहुवृष्ट प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है, तो क्या चिंता हो सकती है। तो चिंता इनकी ये हो सकती है कि इन बच्चे को क्या दिक्कत है, GER की दिक्कत है, मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स। ठीक है, अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो बच्चे को उस समस्या का ये नाम आप दे सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ, मतलब एक प्रकार की खांसी हो गई है, और बच्चे को खांस कर रात में सांस लेने में, मतलब खांस करके रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो संभावित रोग का निदान क्या हो सकता है, या संभावित ये जो बीमारी है वो क्या हो सकती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाई आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया और इसी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, और यही वाली बीमारी आपकी एक वो भी होती है डिप्थीरिया, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जो हमारा स्वर यंत्र होता है वहाँ पर बच्चे के गले में मतलब जाल टाइप की संरचना बन जाती है, और उस वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो उससे भी बच्चे को स्पेशली रात में भी मतलब दिक्कत होती है। तो हालांकि ये अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी एग्जाम में ये डिफिनेशन दे करके वो भी पूछा जाए तो आप आंसर के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। आई मीन डिप्थीरिया के लिए भी जा सकते हैं, डिप्थीरिया बोलते हैं ना उसको। फिर तो ये हमारा ब्रोंकियोलाइटिस हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंपति 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण की कोशिश कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला का मासिक धर्म चक्र नियमित है और वे उसकी जो जनन क्षमता अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संभावित समस्या क्या हो सकती है। इनकी समस्या ये हो सकती है कि लो स्पर्म काउंट, मतलब जो मेल है उनका स्पर्म काउंट जो है वो कैसा है, वो लो है, इस वजह से उनको ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को अचानक पेट दर्द, चक्कर आना और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह में है, तो उसको क्या हो गया होगा। तो ऐसी महिला को क्या हो गया होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या दिक्कत हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन जो है फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, और जो बच्चा होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा तो फिर मतलब जो वो एम्ब्रियो बन जाता है वो तो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो वो
क्या बोलते हैं उसको, जो एम्ब्रियो है वो फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही बच्चे का डेवलपमेंट होने लग जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि भाई फैलोपियन ट्यूब तो जस्ट लाइक एक ऐसी नली होती है। अब यहाँ पर अगर बच्चा डेवलप होने लग गया है तो इस नली का तो एक मतलब एक नॉर्मल ही स्पेस होगा ना, तो इस वजह से इसको फटने का डर होता है और इस वजह से ये रक्तस्राव, चक्कर आना, पेट दर्द, अचानक ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के चेहरे, हाथ और पैरों में अचानक सूजन आ जाती है, लगातार सिर दर्द और दृष्टि में बदलाव की भी शिकायत रहती है। संभावित चिंता क्या हो सकती है? तो ऐसी चिंता क्या हो सकती है? प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्पसिया। देखिए प्रेगनेंसी में ये सब जो सिम्टम्स हैं आपके, चेहरे, हाथ पैर, अचानक सूजन आना, सिर दर्द थोड़ा बहुत दिखने में और या चक्कर आना, थोड़ा बहुत दर्द होना, ये सब चीज़ें सिंपल हैं। मतलब सिंपल नहीं कह सकते आपकी, बहुत मतलब कॉमन ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्री एक्लेम्पसिया ये चीज़ लगातार बनी हुई है और ये डे बाई डे सीवियर होती जा रही है और ज़्यादा मतलब ये समस्या आपकी गंभीर होती जा रही है, तो इसको एक्लेम्पसिया बोलते हैं और फिर ये प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है, मतलब फिर प्रेगनेंसी में ये दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो ये तो शुरुआती लक्षण है, अगर लेकिन ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही के दौरान योनि से दर्द रहित रक्तस्राव का अनुभव होता है। रक्तस्राव का संभावित कारण क्या हो सकता है? तो रक्तस्राव का संभावित कारण क्या है? आपका प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया में कि जो बच्चा होता है तो उसमें जो प्लेसेंटा बनता है वो प्लेसेंटा हमेशा जो है क्या बोलते हैं, यूट्रस के साइड में, या फिर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका यूट्रस है और बच्चा यहाँ मान लीजिए बन रहा है। ठीक है, तो बच्चा अगर यहाँ बन रहा है तो जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा बनता है, तो या तो प्लेसेंटा इस तरफ डेवलप होता है या प्लेसेंटा ऊपर की तरफ डेवलप होता है। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा बनने लगता है वो यूट्रस के इस साइड बनने लग जाता है और बनते बनते वो क्या करता है, पूरा इस चीज़ को ऐसे इस तरीके से ढक देता है। मैं आप लोगों को दूसरी जगह पिक्चर दिखा दूंगी, अभी है नहीं मेरे पास। इस तरीके से पूरा ढक लेता है, तो इस वजह से जो लेडी होती है उसको रक्तस्राव और पेन का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर उसका क्या है, पूरी तरीके से ये चीज़ बंद हो चुकी है, इस वजह से उसको दर्द का अनुभव होता है और इसको हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला अपने 32वें सप्ताह में अचानक नियमित दर्दनाक संकुचन के साथ साथ पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पेल्विक दबाव का अनुभव करती है। उसको क्या हो रहा होगा? तो अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो आपको पता है प्रेगनेंसी पूरी 36 से 38 सप्ताह की होती है। यहाँ पर इनको क्या हो रहा है, 32वें सप्ताह में ही अचानक दर्द होने लग जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्री टर्म लेबर पेन, या समय से पहले प्रसव उनको पीड़ा शुरू हो गई। ठीक है, ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गर्भवती महिला, सारा सब कुछ प्रेग्नेंट लेडी के ही बारे में दिया गया है। देखिए भाई, एक गर्भवती महिला अपने पहले तिमाही में अचानक पेट में ऐंठन और योनि से भारी रक्तस्राव महसूस करती है। महिला की योनि से ऊतक जैसे पदार्थ का स्राव हो रहा है, उसको क्या हो रहा होगा? तो इसमें देखिए वही डेफिनेशन दी गई है, इसको हम लोग बोलते हैं मिसकैरेज। ठीक है, अगर इस तरह की समस्या किसी को आ रही है तो वो मिसकैरेज की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, एक गर्भवती महिला को गंभीर लगातार मतली और उल्टी का अनुभव होता है जिससे निर्जलीकरण और वजन कम होने लगता है। वह किस स्थिति का सामना कर रही होगी? तो इसमें क्या होता है कि हाइपरमेसिस जो है आपका ग्रेविडेरम, हाइपरमेसिस हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें देखिए हाइपर का मतलब होता है एक्सेस, मतलब कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, और मेसिस का मतलब होता है आई थिंक, मुझे इसका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप लोग 1 मिनट पॉज करो, मैं अभी आपको बताती हूँ, इसको मैंने नोट किया हुआ था। हाँ, तो मुझे याद आ गया, मैं भूल गई थी। देखिए हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब ये होता है, हाइपर का मतलब हो गया आपका एक्सेस, मतलब कि अधिक मात्रा में, और मेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो मतलब जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसमें मतलब स्टार्टिंग में लोगों को नोजिया या वोमिटिंग इस तरह की चीज़ें फील होती हैं। तो अगर ये चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है और वेट भी कम हो रहा है, तो इसको हम लोग जो है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं। नॉर्मली तो आप इसको मॉर्निंग सिकनेस बोल सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सीरियस होती जा रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक हो रहा है, तो उसको हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टर्म है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक गर्भवती महिला नियमित संकुचनों का अनुभव कर रही है जो प्रबल और लगातार होते जा रहे हैं। वह लगभग 3 सेंटीमीटर विस्फारित है। यह इस समय प्रसव के किस चरण में है? तो ये सीधे आपका क्या बोल रहे हैं, जो लेबर पेन की फेज होते हैं वहाँ की बात करें, ठीक है। तो अगर 3 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया है तो उसको कौन से चरण में है? वो फर्स्ट स्टेज में। कौन से स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर वाला। एक गर्भवती महिला पूर्णतः विस्फारित है और उसके बच्चे का सिर गर्भ नली में उतर गया है। संकुचन के दौरान वह सक्रिय रूप से जोर लगा रही है। वह प्रसव के किस चरण में है? तो ये जो स्टेज है आपकी वो कौन सी होगी? सेकेंड स्टेज में है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट और इस स्टेज में। नेक्स्ट है, परामर्श सत्र के दौरान परामर्शदाता सिर हिलाता है। यहाँ पर हमें कीवर्ड्स पकड़ने, क्या करता है? सर हिलाता है, आंखों से संपर्क बनाए रखता है और कभी कभी समझ दिखाने के लिए ग्राहक के बयानों को संक्षिप्त रूप में बताता है। क्या करता है? मतलब शॉर्टकट में बताता है ना। परामर्शदाता किस संचार कौशल का प्रदर्शन कर रहा है? तो ये जो परामर्शदाता है, मतलब जो आपके क्या कहते हैं, काउंसलर हैं, वो कौन से संचार का प्रदर्शन कर रहे हैं? तो कौन से संचार का? रिफ्लेक्टिव लिसनिंग की यहाँ पर बात करिए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, वो उस तरीके से सुन रहे हैं और तमाम तरह के जेस्चर और तमाम तरह के मतलब आप कह सकते हो साइंस के साथ अपने क्लाइंट को वो हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि एक मरीज अपने दर्दनाक अनुभव के बारे में बात करने में झिझकता है। परामर्शदाता एक सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक वातावरण बनाकर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परामर्शदाता किस तकनीक का उपयोग कर रहा है? तो आप देखिए, परामर्शदाता क्या कर रहे हैं? सुरक्षित और गैर निर्णयात्मक, जो उनका क्लाइंट है उसको उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया कि मैं आपको जज नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, आप बहुत ही फ्री होकर के अपनी समस्या को मेरे साथ बता सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उसको वो अपने क्लाइंट को क्या दिखा रहे हैं? एक एम्पैथी दिखा रहे हैं, ठीक है। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को बिल्कुल ये चीज़ फील करा दो कि जो तुम फील कर रहे हो वही हम भी फील कर रहे हैं। तो सामने वाला ये सोचता है कि जो भाई अब जो परेशानी हमारे पास है, सामने वाला मेरी परेशानी को बिल्कुल वैसे ही समझ रहा है जैसे मैं उसको बताना चाह रही हूँ या बताना चाह रहा हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। एक विवाहित जोड़े को संचार समस्याओं और बार बार झगड़ों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने रिश्ते की गतिशीलता को बेहतर बनाने और अपनी समस्या को हल करने के लिए परामर्श चाहते हैं। इस परामर्श की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो सबसे परामर्श आवश्यकता क्या है? वो भाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनको अपने क्या करना है? अपने संचार में सुधार करना है और अपने संघर्ष यानी कि जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट हैं आपस में, उनको उन्हें सॉल्व करना है। फिर हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके फिर से आगे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ये नेट के लिए बहुत ही अच्छे हैं आपके। देखिए, परामर्श मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मतलब कि MCH, यानी कि क्या बोलते हैं, MCH आपका मतलब कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सेवाओं का अभिन्न अंग है, ये असर्शन है। अब रीजन दिया गया है कि परामर्श व्यक्तियों और परिवारों को गर्भावस्था, प्रसव और प्रारंभिक बचपन के दौरान उनके स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी और सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आपका हो गया मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, यहाँ पर सॉरी मदर नहीं होगा, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो ये एक अभिन्न अंग है और ये इसका यहाँ पर जो रीजन दिया गया है, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें इसमें सही हैं। तो यहाँ पर हम वही वाली बात है कि जो असर्शन और रीजन दोनों चीज़ें आपकी दी गई हैं वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को भ्रूण के विकास में सहायता के लिए अपने आहार में फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है? तो इसमें देखिए बिल्कुल दिया गया कि जितनी आपकी पत्तेदार वाली सब्जियां होती है, जैसे पालक हो गया, काले हो गया, है ना, इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं आपकी, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि एक गर्भवती महिला शाकाहारी है और पर्याप्त प्रोटीन पाने के लिए चिंतित रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन उसके लिए अच्छा स्रोत हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, जो आपके पल्सेस एंड लेग्यूम्स हैं, यानी कि दाल हो गया, सेम हो गया और तमाम तरह की छिलके वाली दालें हो गई, चना हो गया, इन सभी चीज़ों से वो क्या कर सकती है? पर्याप्त प्रोटीन अपने भोजन में शामिल कर सकती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था से पहले एक गर्भवती महिला का वजन औसत है, मतलब एक नॉर्मल वेट है उसका। पूरी गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ना उसके लिए स्वास्थ्य माना जाएगा। तो कितना माना जाएगा? 20 से 25 पाउंड तक। अगर ये केजी में आता है आपका, तो आपका 6 से 8 किलो, कहीं कहीं पे 8 से 10 किलो भी दिया रहता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपसे पाउंड में पूछ रहा है कि आपसे केजी में पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवसाद के लिए जोखिम कारक नहीं है? मतलब कि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है एडोलसेंस के डिप्रेशन के लिए। तो जो हाई एकेडमिक अचीवमेंट है, यानी कि उच्च शैक्षणिक उपलब्धि है, ये किसी भी एडोलसेंट के लिए डिप्रेशन की बात नहीं है, बल्कि उसके लिए अच्छी बात है अगर उसका एकेडमिक काफ़ी अच्छा रहा है तो। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन फिर से कि MCH वही मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में परामर्श मुख्य रूप से शारीरिक संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। यहाँ पर क्या करें, मुख्य रूप से सिर्फ शारीरिक संबंधी चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित रहता है। रीजन दिया गया है, MCH में
परामर्श एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है, न कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मातृ एवं शिशु कल्याण के भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी विचार करता है। तो यहाँ पर आपका ए जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, मतलब मदर के और बच्चे के दोनों को कल्याण के लिए भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करता है। मतलब कि सभी एस्पेक्ट पे सोचता है, ना कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे। चलिए, ये हो गया हमारा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर इसका लिख लेना। एमसीएच के बारे में नेट में सीधे समझ लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बाल चिकित्सा ओपीडी में काम करने वाली एक नर्स 4 साल के बच्चे का वजन और ऊंचाई लेती है और उम्र के लिए ऊंचाई 2 SD से कम पाती है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो कहने का मतलब है वो क्या कर रही है, 4 साल का बच्चा है, उसका वजन और ऊंचाई लेती है और वो एक उसकी जो ऊंचाई है वो क्या उसकी उम्र के हिसाब से 2 SD से कम पाती है। इसका मतलब बच्चा क्या है, तीव्र कुपोषण यानी कि अक्यूट मालन्यूट्रिशन से ग्रसित है बच्चा। नेक्स्ट है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास के किस चरण में तेजी से शारीरिक विकास होता है, जिसमें रेंगने और चलने जैसे मोटर कौशलों का विकास भी शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा, जो इन्फेंसी स्टेज होती है वहाँ पर आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी तेजी से होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है, बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर शब्दावली विस्तार और वाक्य निर्माण सहित अपने भाषा कौशलों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर आप आ जाइए, थोड़ा सा इंग्लिश वाला देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बिगिन टू डेवलप देयर लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज स्किल इंक्लूडिंग वोकैबुलरी एक्सपेंशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब वो थोड़ा सा छोटे छोटे शब्दों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो कब शुरू कर देते हैं, जब वो टॉडलर में रहते हैं। तो इसको हम लोग टॉडलरहुड के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है न्यूट्रिशन। जबकि अगर देखा जाए, मतलब अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के या फिर जितनी भी थ्योरीज दी है लोगों ने, लाइक आपके पियाजे हो गए, वाइगोट्स्की हो गए, जिन्होंने भी मतलब ये सब थ्योरीज दी हैं, तो उनकी थ्योरीज के हिसाब से तो न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। अब हालांकि जिस तरीके से ऑप्शन था इस तरीके से इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हमें न्यूट्रिशन के साथ ही जाएंगे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक विकास पर किस कारक का सामान्य प्रभाव पड़ता है? तो भावनात्मक विकास का जो है कौन सा कॉमन इन्फ्लुएंस किसका होता है, जो है वो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उनका भावनात्मक विकास पे थोड़ा सा सामान्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास के किस चरण में पहचान की खोज होती है, जिसमें आत्म पहचान और समाज में किसी स्थान के बारे में प्रश्न शामिल होते हैं? ये अगर देखा जाए तो जो आपके एरिक एरिक्सन की स्टेज है वहाँ के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब वहाँ से रिलेटेड है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाएँ तो देखिए, सेल्फ आइडेंटिटी एंड वंस प्लेस इन सोसाइटी, तो ये एडोलसेंस में ही सोचा जाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान, ये 29 नंबर का, प्रारंभिक बचपन चरण के दौरान एक बच्चे की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और साथियों के साथ बातचीत करने की क्षमता निम्नलिखित में से किससे बहुत प्रभावित होती है? तो अगर बच्चा क्या है, जो शुरू में उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसमें बच्चा क्या कर रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले जा रहा है और अपने फ्रेंड से अच्छे से बातचीत कर रहा है, कोई भी उसके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा है, कायदे से पेश आ रहा है। तो ये चीज़ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं एक जेनेटिक फैक्टर है और थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी माना जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, अपने मतलब जो जाहिर सी बात है, बच्चा अगर अच्छी फैमिली से होगा, लाइक बच्चे ने अगर कभी लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चीज़ें नहीं देखी होंगी और काफ़ी दिन से अगर नहीं देखी होंगी, उनके जो पहले की पीढ़ी रही होगी उनमें भी इस तरह की चीज़ें नहीं रही होंगी, तो बच्चा भी उसकी सोच और मतलब सब तरीके से बच्चा हेल्दी रहेगा। और जब बच्चा हेल्दी रहेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों से हेल्दी तरीके से ही व्यवहार करेगा। तो चलिए अब आते हैं हम, हाँ, हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण है? तो पर्यावरणीय प्रभाव का उदाहरण क्या है? पेरेंटल एजुकेशन लेवल, मतलब कि माता पिता की शिक्षा का स्तर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, किस कारक का बच्चे के सामाजिक विकास पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है? बच्चों को क्या है कि सामाजिक विकास पर सबसे अधिक पॉजिटिव उसका मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो लगातार और सहायक देखभाल करता, मतलब कि बच्चे को अगर हमेशा से, मतलब जब उसको ज़रूरत पड़ी है हमेशा उसकी देखभाल करी गई है और जो उसका और उसको जो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं वो लोग कोऑपरेटिव हैं, बच्चे को हर तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा, सकारात्मक मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण का ही बच्चा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कि बाल विकास के किस चरण के दौरान बच्चे आमतौर पर घनिष्ठ मित्रता बनाना और साथियों के साथ सहयोगात्मक खेल में संलग्न होना शुरू हो जाते हैं? तो ये जो स्टेज आती है आपकी कब आती है? अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड क्या है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने में से किसी ने भी आंसर नहीं किया। चलिए फिलहाल अगर आपने सुना होगा तो आंसर करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा परामर्श दृष्टिकोण लक्ष्य उन्मुख है तथा विशिष्ट समस्याओं की पहचान और उनके समाधान प्राप्त करने पर केंद्रित है? इसमें क्या हो जाएगा आपका? रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है,
एक देखिए आपको यहाँ पर बढ़िया फुल फॉर्म मिल गया। नेक्स्ट है संकट परामर्श का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो क्राइसिस काउंसलिंग का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? संकट के दौरान तत्काल सहायता और स्थिरता प्रदान करना। मतलब अगर कोई समस्या आई है तो उसका तुरंत उसको हेल्प दी जाए और क्या किया जाए? स्टेबलाइज किया जाए उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का परामर्श में किस नैतिक सिद्धांत में ग्राहक की जानकारी को तब तक गोपनीय रखना शामिल है जब तक कि दूसरों को नुकसान से चेतावनी देने या उनकी रक्षा करने का कर्तव्य ना हो। तो ये चीज़ जो आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोपनीयता बताएंगे। ठीक है, ये गोपनीयता होती है कि जब तक सामने वाले को मतलब बोला जा रहा है कि उसकी चीज़ों को आपको गोपनीय रखना, तब तक आप दूसरों को उस चीज़ को मतलब दूसरों को उससे नुकसान होने की कोई दिक्कत ना रहे, तब तक आप उसको गोपनीय रखेंगे। फिर नेक्स्ट है उस चिकित्सीय दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है जो विभिन्न परामर्श सिद्धांतों और तकनीकों के तत्वों को जोड़ता है? तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक काउंसिल यानी कि उदार परामर्श। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 37 नंबर का कौन सा परामर्श दृष्टिकोण ग्राहकों को सामान्य समय में उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक बनने में मदद करने पर केंद्रित है। तो जो आपकी गेस्टाल्ट थेरेपी होती है वो इस तरह का लोगों के मतलब मदद करने में केंद्रित है आपकी गेस्टाल्ट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चे शब्दों का अर्थ और वस्तुओं तथा अवधारणाओं के साथ उनके संबंधों को सीखते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स का मतलब सीधे ये होता है कि जो बच्चा है वो क्या सीख रहा है। बच्चा मतलब क्या सीख पाए? मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ऑब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बच्चे से बात कर रहे हैं या बता रहे हैं, बच्चा उन शब्दों का मतलब भी समझ पाए और आप जिस ऑब्जेक्ट या जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उससे वो क्या करे, उन शब्दों के बीच में उसका रिलेशनशिप क्या है उस चीज़ को भी समझ पाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमेंटिक्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल संरक्षण और पोषण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए समर्पित है। कौन समर्पित है? आपका यूनिसेफ। ठीक है। फिर हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है मानवीय संकटों, प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान आपातकालीन राहत, स्वास्थ्य सेवाओं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन है। तो हो गया आपका WHO। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में चिकन बॉक्स का पहला लक्षण क्या है जो बुखार के साथ प्रकट होता है? तो उनके ऊपर क्या जो उनके ट्रंक होता है मतलब उनकी धड़ होते हैं उन पे क्या होते हैं? चकत्ते पड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए उस्मायन अवधि क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछ रहा है। डिप्थीरिया जो हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि गले में जाल जैसा बन जाता है और बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड वो क्या है? 2 से 6 दिन का है। नेक्स्ट है यदि रोगी रिफैम्पसिन दवा ले रहा है तो आप रोगी को क्या सूचित करेंगे? तो इससे उनका क्या, अगर आप रोगी को रिफैम्पसिन दवाई दे रहे हैं, इससे जो यूरिन का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 44 नंबर के क्वेश्चन पे। आप व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता को कैसे परिभाषित करेंगे? व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकता की आप कैसे बताएंगे कि कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसको? तो भोजन से ऊर्जा सेवन का स्तर जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है। यहाँ पर वही सीधे डिफिनेशन वाला क्वेश्चन है ये, आपको सीधे ये समझ जाना है कि भोजन से जो ऊर्जा सेवन का स्तर है और जो ऊर्जा व्यय को संतुलित करता है। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस के संक्रमण का भंडार कौन है? तो संक्रमण का भंडार कौन है आपका? इसमें ह्यूमन दिया गया है, मानव। क्या कर रखी हूँ मैंने। फिर हमारा नेक्स्ट है आप एक घर में एक महिला को 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है? एक सेकेंड, क्या हो गया? 1 सेकेंड। हाँ, तो ये हमारा था कि 12 घंटे तक उपवास और आराम करते हुए देखते हैं तो आप मान सकते हैं कि महिला के शरीर में कौन सा उपापचय चल रहा है। तो ये आपको सभी को पता है क्या इसको बोलते हैं हम लोग? आधारीय उपापचय यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म। ठीक है। फिर है आधारीय चयापचय में ऊर्जा का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, केवल महत्वपूर्ण अंगों की आवश्यक जरूरतों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आराम कर रहे होते हैं आप, तब भी हमारे जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उस टाइम हमारी बॉडी जिस एनर्जी का यूज़ कर रही होती है उसको हम लोग बेसल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का एक वयस्क में आधारी चयापचय के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मतलब एक जो अडल्ट है उनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेसल मेटाबॉलिक के लिए? तो इसमें देखो लिख रखा है कि शरीर के वजन का 1 किलो कैलोरी
प्रति 1 घंटा प्रति 1 किलोग्राम। मतलब कि अगर व्यक्ति का मतलब उसके शरीर का जितना वजन है, ठीक है, तो पर केजी में पर किलो कैलोरी उसको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, और प्रति घंटा, समझ गया, मतलब सब कुछ एक एक चलेगा। 1 किलो कैलोरी और 1 घंटे में 1 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी 1 घंटे में, और शरीर के 1 किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है। तो जितने किलोग्राम होगा उतने कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी उतने पर घंटे के लिए। फिर नेक्स्ट है, बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप आहार में कौन सा सुरक्षात्मक भोजन शामिल करेंगे? तो आपको पता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी यहाँ पर होता तो चल जाता, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, दिक्कत नहीं है, हाफ सेंचुरी मार ली है हमने। शाकाहारी भोजन की समग्र प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार के लिए कौन से उपयुक्त संयोजनों की सलाह दी जा सकती है? तो अनाज दाल संयोजन, मतलब कि आप क्या करोगे, दाल और चावल को मिला करके, कुछ सीरियल्स एंड पल्सेस को मिला करके हम लोग उसके कॉम्बिनेशन से खिचड़ी बना सकते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, प्रोटीन की क्वालिटी काफ़ी मतलब इनरिच्ड हो जाती है, काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो मैचिंग में देखिए आपको कुकिंग मेथड्स दिए गए हैं। खतबदाना को बोलते हैं हम लोग सिमरिंग। तो सिमरिंग को क्या किया जाता है कि लगभग 85 डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाना, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको हम लोग पकाते रहते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा चेक कर लूँ। हाँ, यही होगा आपका, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे किस पे, ए वाला हम लोग मैच करेंगे बी से। फिर उबालना, तो सभी को पता है उबालना क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आप पानी उबल रहा है उसमें आप खाना पकाइए। फिर होता है स्ट्यू करना। स्ट्यू करने का मतलब है थोड़ी मात्रा में तरल का उपयोग करके 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर लंबे समय तक थोड़ा आप उसको पकाएं। और ब्लॉन्चिंग कह रहा है आपसे, तो ब्लॉन्चिंग क्या होता है, खाद्य पदार्थ को कुछ मिनटों तक के लिए गर्म उबलते पानी में डुबोया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश वाला ज़्यादा ईजी है। बल्कि देखिए सिमरिंग में क्या करना है, कुकिंग अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग में जाना है, कुकिंग इन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। स्ट्यूइंग में जाना है, प्रोलॉन्ग कुकिंग एट 85 to 90 डिग्री सेल्सियस। अब ब्लॉन्चिंग में फूड्स आर इमर्स्ड इन हॉट बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है, एक वयस्क के आहार में कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 100 से 130 मिलीग्राम, सॉरी मिली नहीं मतलब ग्राम, फिर एक दिन में। फिर है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है जिसका मानव पोषण में महत्व है? तो सबको पता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट है, आहार में सुपाच्य, ये क्वेश्चन है, आहार में सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट का इष्टतम स्तर शरीर की वृद्धि और निर्माण के लिए प्रोटीन का उपयोग करने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। शरीर की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग प्रभाव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 55 पे हम आ गए हैं, किस भोजन में कोई भी आहारीय फाइबर नहीं होता है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब सटीक आंसर भी था और बड़ा बढ़िया था ये क्वेश्चन। इसमें आपका हो जाएगा मीट जो होता है उसमें फाइबर नहीं होता है। नेक्स्ट है, मानव की बड़ी आंत में किण्वन के साथ कौन से कार्बोहाइड्रेट मानव छोटी आंत में पचने के लिए प्रतिरोधी होते हैं? कहने का मतलब है आपका कि जो कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते, उसको कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सेलुलोज। और सेलुलोज आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की उसमें आता है। नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत आसान क्वेश्चन, आयरन यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है, फिर ये भी आसानी क्वेश्चन है हमारा, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? सभी को पता है, आयोडीन। नेक्स्ट है, WHO ORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलना चाहिए? तो कितने? 1000 ml वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किन संपाकों का उपयोग किया जाता है? तो जो मानव इम्यूनोग्लोबुलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक। अच्छा, आ जाते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे, किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, इसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, जनसंख्या आंकड़ों में क्या जनसांख्यिकीय संकेतक शामिल हैं? तो वो क्या है आपका? सेक्स रेशियो शामिल है। फिर नेक्स्ट है, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकीय संकेतकों के किस आंकड़े में सम्मिलित किया जाता है? तो इसके किस में सम्मिलित किया जाता है? इसको महत्वपूर्ण आंकड़ों में सम्मिलित किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर पे देखिए यहाँ पे चर घातांकी वृद्धि के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ रेट आप समझ लीजिए, चर घातांकी पे आपने चाहिए। तो यहाँ पर इस वृद्धि से मतलब ये होता है कि वो वृद्धि जो बहुत टाइम के साथ बहुत रैपिडली जो है पास हो रही है, मतलब कि वृद्धि जो गुजरते समय के साथ तेजी से बढ़ रही है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो कैसे परिभाषित किया जाता है? नंबर ऑफ पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रह रहे हैं उतने व्यक्ति के हिसाब से जनसंख्या का आंकड़ा लगा लिया जाता है, ठीक है। मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा
प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ग्रामीण के लिए इन्होंने बताया है कि 2400 कैलोरी चाहिए और इनको 21, ठीक है। मतलब उनके लिए 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण लोगों के लिए, और शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है? तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग काफ़ी लो है, इस वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। फिर नेक्स्ट है, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच होने वाले संघर्ष को क्या कहा जा सकता है? कि भाई जो वृद्ध माता पिता हैं, उनका बच्चा है, तो बच्चे में क्या जनरेशन गैप आ रहा है, ठीक है। जनरेशन गैप को इसको हम लोग बोलते हैं इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि उनको पीढ़ीगत, मतलब एक पीढ़ी आगे पीछे है चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं है? तो खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं लिखा है? भोजन में पोषक तत्व बढ़ता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो बढ़ते हैं, लाइक अगर आप जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है अगर आप उसको पकाते हैं तो। लेकिन अब इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है, तो अब उनको नहीं चूज़ करना था, तो हम लोग इसी के साथ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, चावल पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए आप माताओं को कौन सा कदम सुझा सकते हैं? तो उनसे हम ये सिखाएंगे कि आप चावल को बहुत ज़्यादा रगड़ के ना धोएं, क्योंकि चावल का जो ऊपरी परत होती है उसमें विटामिन B1 होता है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए कोएंजाइम का काम करता है, हार्ट अटैक को रोकता है, उसके बाद बेरी जो बीमारी होती है उससे आपको प्रिवेंट करता है ना। तो तमाम तरह के फ़ायदे हैं इसमें, इस वजह से हम लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल काटते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो क्या करेंगे? काटने से पहले उन्हें आप धो लेंगे। फिर 72 नंबर का क्वेश्चन है, दालों में से कौन से रसायन पाए जाते हैं जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? ये होते हैं आपके फाइटेट्स। जो फाइटेट्स होते हैं आपके, वो क्या करते हैं कि जो कैल्शियम होता है उसको आप अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं, ठीक है। मतलब दालों में जो कैल्शियम होता है, इस वजह से इनको हम लोग कह सकते हो आपकी इन्विटर्स के नाम से जानते हैं, कि जो मतलब दालों में जो पोषण होता है उनकी उपलब्धता को क्या करते हैं? बाधित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन की हानि से बचने के लिए आप क्या उपाय दे सकते हैं? तलने से पहले भोजन को क्या करें? लेपित करें। लेपित का मतलब क्या है? कोटिंग कर दें, ठीक है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो डीप फ्राई से थोड़ा सा बचने के लिए उसको मतलब किसी भी चीज़ से कोटिंग कर दें, आटे से, बेसन से, है ना, अंडे से, अंडे के मतलब रॉ एग से, मतलब जो कच्चा अंडा होता है उसके घोल से। फिर नेक्स्ट है, यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी का टीका नहीं लगाया गया तो उसे टिटेनस टॉक्साइड की कितनी खुराक, मतलब कितनी डोज दी जानी चाहिए? तो उसको कितनी डोज दी जानी चाहिए? 2 डोज, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, BCG का टीका यदि जन्म के समय नहीं दिया गया तो उसे किस उम्र तक दिया जा सकता है? तो आप 1 ईयर तक बच्चे को उसका टीका दे सकते हैं, लेकिन जन्म के समय तुरंत दिया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, विटामिन की पहली खुराक किस उम्र में दी जानी चाहिए? तो विटामिन की पहली खुराक किसमें? 9 महीने में दी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैं पढ़ करके आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। हालांकि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं इसमें। चलिए, समाजशास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच के संबंध का वर्णन करती है क्या कहलाती है? सोशल पैथोलॉजी, यानी कि सामाजिक रोग विज्ञान। नेक्स्ट है, किस माध्यम से सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जा सकता है? तो सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जा सकता है। मतलब लोगों का समाज में जो है इस चीज़ का सर्वे किया जाए, उससे लोगों को सामाजिक रोग विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता चलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य तथा रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है? तो जो आपके दुर्खीम थे उन्होंने इस चीज़ का किया था अध्ययन। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? तो 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से उम्र कम की लड़की जो रहेगी उसको हम लोग किशोर कहा जाता है, ठीक है। मतलब लड़के को 16 साल का ही और लड़की को 18 साल से कम का। फिर नेक्स्ट है, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया? ये क्वेश्चन अच्छा है, आपके फैमिली वाले टॉपिक में ये पूछा जा सकता है। डिफिनेशन है सीधे, सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया? तो मैकाइवर एवं पेज ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक कारक का उदाहरण है? तो बाढ़ और जो भूकंप है वो उसके प्रेरक कारक का उदाहरण माने जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन भौगोलिक कारणों के कारण होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो जो आपकी नई टाउनशिप और वास्तुकला है, इन सब चीज़ों के लिए वो सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी होते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया? तो मार्क्स ने। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? 85 नंबर का क्वेश्चन। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य का मतलब होता है व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। जब देखिए व्यक्तिगत व्यवहार मतलब जब हर एक इंडिविजुअल अपने व्यवहार को कंट्रोल करेगा तो उस एरिया में या उस समुदाय में रहने वाले लोग जो होंगे उनके भी सामाजिक नियंत्रण उनको अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमारा नेक्स्ट है, अब यहाँ से होम साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? तो प्रशासनिक इकाई कौन सी है आपकी? कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी कि CD आपका, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन की हानि से बचने के लिए खाना बनाते समय आप क्या उपाय कर सकते हैं? जब संभव हो तो प्रेशर कुकर का उपयोग करें। ठीक है, विटामिन से हानि से बचाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करें आप। नेक्स्ट है 88 नंबर का क्वेश्चन, मुख्य सेविका को किस कार्यक्रम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है? तो उसको किस चीज़ का पालन करना है मुख्य सेविका को? ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत उसको अपने सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। तो ब्लॉक स्तर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर ICDS परियोजना का समग्र प्रभारी कौन है? तो कौन है? CDPO है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। एक सेकेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। फिर नेक्स्ट है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनवाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के मानदंड क्या हैं? तो कितने मानदंड है, मतलब कि कितनी जनसंख्या पर आंगनवाड़ी स्थापित करी जाएगी? तो आपकी जो एरिया मतलब पॉपुलेशन रहेगी वो कितनी रहेगी? 400 से 800 लोगों पर आंगनवाड़ी स्थापित करने की बात करी जाएगी, एक आंगनवाड़ी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ICDS योजना के लाभार्थी कौन है, मतलब कौन कौन उनके बेनिफिशरीज हैं? तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और लैक्टेटिंग वुमेन हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई थी? बहुत आसान क्वेश्चन, 1975 में। फिर हमारा नेक्स्ट है कि पूर्ण परिवार के, ये वाला क्वेश्चन है, पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिमाण की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। इसको आपको याद रखना है, ये सब डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आपसे डेफिनेशन देंगे और सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इनके महत्वपूर्ण घटक क्या है? जन्म और मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट है, जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे हैं उनको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियर फैमिली। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर का, पति पत्नी के तलाक के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई? इसमें आंसर हो सकता है, ये क्वेश्चन कुछ लोग बता रहे हैं गलत है, फिलहाल अभी इसमें जो दिया गया आप इसको मान लीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत इस चीज़ की मान्यता दी गई। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों सही है, ये जो इसमें सामाजिक कानून दे दिया गया ना, यही थोड़ा सा इसमें ग्लिच करा, नहीं तो बाकी ये सही है। चलिए, आपको अगर कुछ दूसरा आंसर मिले तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है? तो आपको पता है सामाजिक संस्था, कीवर्ड पकड़ना है आपको, फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है? तो जन्म दर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है, तो जो जीवित जन्मों की संख्या 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या पे। ठीक। अब नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह की एक शर्त क्या है? तो वैध विवाह की शर्त क्या होगी कि जो वर वधु यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं वो चचेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर संस्कृतिकरण का तरीका नहीं है? तो वो कौन सा है? सामाजिक परिवर्तन जो है वो आपके पर संस्कृतिकरण का तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे आज के भी 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग बताना कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। लगना क्या है, अब चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है और इसका आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए, नोट्स बनाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग के लिए चलिए बाय बाय।